घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम या बिजली का काम करवाने जा रहे हो उससे पहले ये वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटल खर्चा कितना आएगा आपके घर में बिजली का काम करवाने का। लगा लो वायरिंग से लेके जो सॉकेट रहती हैं, स्विचेस रहती हैं, उनका टोटल खर्चा कितना लेते हैं, लेबर रेट क्या है, बेस्ट मटेरियल कौन सा है, कौन सी वायर अपने घर में लगाओगे तो सही है, कॉन्ट्रैक्टर कहीं आपको बेवकूफ़ ना बना दे, कौन सी कंडक्ट पाइप लगानी है। मेन चीज आज इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको बिजली का काम जब भी करवाते हैं तो हमें रेट का आइडिया नहीं लगता, लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल आपके घर में बिजली का खर्चा कितना आने वाला है, टोटल A to Z, लेबर टू मटेरियल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले दो किस्म से रेट बनता है। पहले बनता है पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से क्या, मैं बताता हूं। लेबर प्लस मटेरियल अगर किसी को काम आप देखते हो, वो एक पॉइंट का कितना चार्ज करता है, 600 से 700 रुपया पर पॉइंट। इसमें लेबर भी आ गई और मटेरियल भी आ गया। 600 से 700 ये मैक्सिमम रेट बता रहा हूं, उससे ज्यादा कभी किसी को रेट नहीं देना। कम दे सकते हो 50-100 रुपये, लेकिन ज्यादा नहीं देना। इस रेट में वो आपको देगा क्या, तार जो होगी, वायर जो आएगी वो आपको वो देगा, लेबर लगाने वाली लेबर उसकी रहेगी, स्विचेस जो भी लगेंगे स्विच वो लगा के देगा, स्विच की प्लेट जो रहती है, स्विच का बॉक्स जो रहता है, कंडक्ट पाइप जो आती है, कंसील्ड बॉक्स जो आता है, छत पे जो पाइप बिछाई जाती है, हर एक खर्चा उसका रहेगा। कैसे रहेगा, 600 से 700 रुपये पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया, जैसे एक लाइट का पॉइंट है उसका 600 से 700, उसका जो भी वायर का खर्चा, उसका पॉइंट का खर्चा, उसकी पाइप का खर्चा, वो सब कुछ उसमें आ गया। लेकिन वो लाइट जो बल्ब आएगा, वो पैनल आएगा, वो लगा के नहीं देगा। तो पॉइंट में क्या आता है, सिर्फ आपकी वायर, स्विचेस, लेबर, पाइप की बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स, ये चीजें आती है। तो 600 से 700 रुपए इसका आपको देना पड़ता है। देखो, इसमें सिर्फ अगर आप चाहते हो कि मटेरियल क्या पता ठेकेदार कौन सी कंपनी का यूज कर ले, तो इसमें आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो कि मटेरियल खुद से दोगे, लेकिन पर पॉइंट वो पैसे आपसे ले लेता है, 200 रुपया पॉइंट वो लेता है। फिर मटेरियल आपका रहेगा, आप जो भी कंपनी का लगवाने चाहो, लेबर वो देगा, लेकिन 200 रुपया पॉइंट लेता है। फिर अगर आप क्या करते हो, आपको ये महंगा लग रहा है कि पॉइंट कौन गिनेगा, क्या पता ठेकेदार पॉइंट ज्यादा दे दे, एक और ऑप्शन आपके पास होता है, वो होता है हमारा स्क्वायर फीट के हिसाब से, कि हमें जितना स्लैब का एरिया है उस हिसाब से रेट कर देंगे। स्लैब के एरिया के हिसाब से नहीं होता है, कारपेट एरिया के हिसाब से होता है। अब कारपेट एरिया क्या है, जैसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है, कारपेट एरिया हो गया आपका जहां जहां आपका फर्श डला हुआ है, उस एरिया को नाप के आपको रेट करना होता है। जैसे थंब रूल के हिसाब से चलना, 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका एरिया होगा तो समझ लो आपको कितना 200-300 स्क्वायर फीट छोड़ देना, मतलब 700 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया होगा। मतलब स्लैब हमारी होती है पूरी, बीच में दीवारें भी होती है, दीवारों को निकाल के जो हमारा फर्श बचता है उसको लेना होता है। तो वो रेट इस समय चल रहा है 200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 250 रुपए पर स्क्वायर फीट चलता है। कितना, 200 से स्टार्ट होता है, 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो कुछ 700 कारपेट एरिया हुआ, 700 मल्टीप्लाई बाय हम 225 रेट पकड़ लेते हैं बीच का, तो कुछ 1,57,000 रुपए हमारा खर्चा आता है बिजली का, जिसमें हमारा लेबर भी आ गया, जिसमें हमारी जो डीबी बॉक्स होता है, सर्किट की वायर होती हैं, स्विचेस, बोर्ड, लाइट के फॉल सीलिंग के पॉइंट, मतलब इसमें पंखा और लाइट नहीं देगा, लेकिन बाकी जो मटेरियल लगता है अंदर वो सब कुछ 200 से 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के एरिया में रेट में आपका आ गया। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, अगर 1 BHK आपका घर होता है तो कुछ 400 से 500 स्क्वायर फीट आपका कितना कारपेट एरिया होता है। अगर 2 BHK का घर है, ठीक है, तो 600 से 700 रुपया, मतलब 600 से 700 स्क्वायर फीट। 3 BHK है, 1000 से 1200 स्क्वायर फुट, 4 BHK है, 1400 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका कारपेट एरिया बन जाता है। उसको 225 या 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी का टोटल खर्चा कितना आने वाला है। इसमें भी अगर आप कंफ्यूज होते हो कि सर क्या पता कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें, मटेरियल हम ले आएंगे, अगर हमें लेबर बेसिस पे देना है तो क्या रेट होगा, तो लेबर का जो रेट चलता है वो रहता है 20 से 25 रुपया। कितना, 20 से 25 रुपया पर स्क्वायर फीट। मैक्सिमम रेट बोल रहा हूं, 1-2 रुपया कम ही होगा। तो 20 से 25 है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको 20 रुपये पकड़ ले तो 20,000 रुपया आपका लेबर का खर्चा, बाकी मटेरियल आप जो ला के दोगे उस हिसाब से खर्चा आपका रहने वाला है। बाकी थोड़े रेट बता देता हूं। जैसे जो पैनल लाइट आती है, जैसे फॉल सीलिंग के अंदर हमारा पैनल लगते हैं, तो उसको एक फिटिंग चार्जेस, मतलब सिर्फ उसको लाके आपको देने मटेरियल, वो फिट करके देगा, तो 100 से 120 रुपया पर पीस के हिसाब से बोल लेते हैं। सीलिंग का जो फैन हम लगवाते हैं, फैन लगवाने का 100 से 150 रुपया खर्चा आ जाता है। लेबर रेट बता रहा हूं। ये एलईडी की स्ट्रिप जो होती है वो 7 से 8 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से होती है पूरे घर में।
लेकिन एक कमरे के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो 200 से 300 रुपया वो एक रूम के हिसाब से एलईडी स्ट्रिप फॉल सीलिंग में लगाने का ले लेते हैं। जो प्रोफाइल लाइट आती है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, प्रोफाइल लाइट लोग लगवा रहे हैं अपने फॉल सीलिंग में, प्लास्टर में, तो वो 500 रुपया पर पीस के हिसाब से ले लेते हैं। मतलब एक पीस लगाएंगे उसका लेबर चार्ज कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो इस हिसाब से रेट चल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जब वायर लेनी है तो आपको कौन सी, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि ये वायर लगा, जहां कंडक्ट पाइप जो लेनी है ये लगा, स्विचेस कौन से अच्छे हैं। तो आगे थोड़ी चीजें बता देता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाए बिजली का काम करवाने से पहले। देखो अभी जो छत पे पाइप्स डलती हैं जिनमें हम वायर दौड़ाते हैं या हमारी दीवारों पे लगती हैं, तो उनको कैसे लेना है। मार्क आजकल कोई भी डाल रहा है, लोकल कंपनी भी डाल देती है, जिन्होंने लिया भी नहीं है वो भी आईएस मार्क डाल देती हैं। आईएस मार्क देखना है लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए 9537। अगर आईएस 9537 लिखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क होना चाहिए जो भी कंपनी है। मैं तो अगर टॉप कंपनीज का आपको बोलूंगा तो आपको मेरे ख्याल में उन्हीं का लेना चाहिए। प्लास्टो होगी, एंकर होगी, फिनोलेक्स होगी, पॉलीकैब होगी, डायमंड होगी, प्रिसीजन होगी। इन किसी भी कंपनी का लोगे आपको अच्छा मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी भी आपको कंडक्ट पाइप लेनी है तो उस पर देखना कि उस पर HMS, MMS या LMS क्या लिखा है इसमें से। तो ये होता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मीडियम, लो। मतलब इन पे आपको मैं कहूंगा अगर अपने घर में आप लगवाने जा रहे हो तो जो HMS या MMS उस पर लिखा है तो वो लिखना है। इससे इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि उस पाइप की थिकनेस कितनी है। जितनी मोटी थिकनेस होगी वो पाइप उतनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ज्यादा लाइफ होगी। जब भले उस पर चलो, भले उस पर कंक्रीट गिरेगा, वो टूटेगी नहीं। तो आपको हमेशा क्या लेनी है, MMS या HMS। LMS भी ले लो, लेकिन LMS किसकी लेनी है, ब्रांडेड कंपनी की, एंकर की, फिनोलेक्स की, पॉलीकैब की, वो ले लो। लोकल कंपनी में ना आपको HMS दिखेगा, ना MMS, ना LMS। वो सिंपल, वो तो 1 mm थिकनेस वाली पाइप ले आती हैं, 1.5 mm थिकनेस वाली पाइप, तो वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। इवन जब हम साइड पे काम कर रहे होते हैं, मतलब लोग उस पर लेबर चल रही है, कंक्रीट कर रही है, तो पाँव रखते रखते ही टूट गई होती है। ये चीज़ मोस्टली आप देखना लोकल कंपनी की पाइप का यही होता है। तो आपको हमेशा अपनी पाइप जो भी लाओगे उस पर देखना है, एक तो आईएस मार्क 9537 लिखा होना चाहिए, दूसरा उस पर HMS, MMS या LMS, ये 3 में से एक वर्ड तो लिखा होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम 20 mm की पाइप लगाते हैं, ठीक है भाई, 20 mm की एक अच्छी पाइप है, आप छत पे लगाते हो, तो उस पर अगर LMS लिखा है तो मिनिमम वो 2.9 मतलब 3 mm थिकनेस है। अगर 3 mm थिकनेस होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर MMS होगी 3.1, HMS होगी 4.2, इतनी थिकनेस मिलके तो अच्छी कंपनी की होगी। जो दीवारों पे कंडक्ट पाइप लगती है इलेक्ट्रिक के लिए, वो आप कोई भी लगा दो, मतलब लोकल कंपनी की भी लगा दोगे, मैं उसके लिए नहीं, मना नहीं करूंगा। लेकिन जब भी स्लैब के लिए लगानी है आपको एक कंपनी देखनी है और ये ग्रेड जरूर देखना है, ठीक है। तो आपकी वायर होगी वो फायर रेसिस्टेंट वाली ही लेना। देखो लोकल कंपनीज की आधे रेट में मिल जाती है, दूसरी आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। जैसे सिस्का की वायर होगी, हैवल्स होगी, RR होगी, वी गार्ड होगी, पॉलीकैब होगी, इनकी वायरिंग थोड़ी महंगी आती है। क्यों महंगी आती है, क्योंकि इन पे काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी इनको देखा जाता है कि कहीं आग तो नहीं लग रही। तो आपको हमेशा जो भी वायरिंग लेनी है वो आपको लेनी है FR या FRLS। क्या हो गया FR, क्या हो गया, फायर रेजिस्टेंट वायर। तो फायर रेजिस्टेंट कुछ हद तक आपकी जो फायर आग लगने की चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। कभी कभार हमारी वायरिंग बहुत गर्म हो जाती है, अगर लोकल कंपनी रहेगी वो आग पकड़ लेगी जल्दी। तो ये FR या FRLS ये देख लेना जब भी वायरिंग लोगे। और थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपका इलेक्ट्रिशियन कर ही देगा वैसे, लेकिन थिकनेस भी प्रॉपर से देना। 1.5 mm हो गया, 2.5 mm या 4 mm, तो ये प्रॉपर से देना कि अगर आपके लाइट, फैन, ये सब चीज़ें हैं तो 1.5 mm दे दो, 2.5 mm वहाँ दो जहाँ हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाला है, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें। और जहाँ AC यूज़ होने वाला है वहाँ 4 mm वाली वायर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ये देखो ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लेना होता है। ऐसे तो आपकी 1 mm के पॉइंट पे भी चल जाएगा या 1.5 के भी चल जाएगा, तो लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी लोगे तो फ्यूचर के लिए, एक दिन के लिए तो घर बनाने नहीं है, 60 से 70 साल हमें वो घर रखना है। तो वायरिंग रोज चेंज करोगे नहीं, तो इस समय अगर अच्छे से क्वालिटी का लगा दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जॉइंट जितने कम हो सके उतने जॉइंट कम दो। सबसे बड़ा ब्लंडर तो यहाँ है, सामने आप देख रहे हो, वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग हम कर रहे हैं और उसके लिए पूरा बीम काट दिया है। उसके लिए एक ही जगह पे 3-4 पाइप्स डाल दी हैं, DB डाला है, पूरे बीम के ऊपर की ब्रिक तोड़ डाली है। तो ये कभी नहीं करना है, कभी भी आपको अपनी कंसील्ड वायरिंग करने के लिए बीम नहीं तोड़ना है। और यहाँ तो बुरी हालत कर दी है।
आपको एक तो जहां भी आपको कंसील्ड वायरिंग आपकी होएगी वहां पे आपको 9 इंच की दीवार देनी है। यहाँ 5 इंच की दीवार है और हालत देख रहे हो, मतलब आर पार करने के लिए भी बहुत बड़ी गलती है। इसको आर पार कर, वायर जो घुमानी है उसके लिए हम स्लैब में ही आपको चारों कोने पे पाइप नीचे उतारनी है। अगर नहीं उतारी है तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको मतलब आर पार खड्डे करने पड़ेंगे वायरिंग के लिए पूरी। मतलब ये जो एक 4 इंच की दीवार है ना, इसको जब किया हुआ है इसके आर पार दिख रहा है। और एक पाइप के लिए भी यहाँ थिकनेस 4-4 इंच कर दी है। तो ये गलती होती है, आपको कभी भी आपका बीम या कॉलम काट के पाइप उसमें नहीं घुसानी है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो काफ़ी दिक्कत होगी। और जब भी आप ये सब कर रहे हो, जहां आपकी कटिंग होगी वहां पहले दीवार को गीला कर लो, उसके बाद प्रॉपर से कटिंग करो और उसके बाद उसमें पाइप डाल के उसकी प्रॉपर से मोटार लगा के फिनिशिंग कर लो। लेकिन जब मोटार उसको लगानी है उससे पहले आपको क्या करना है, चिकन मैश उस पर यूज़ करनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मैं चिकन मैश आपको आगे दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये फिनिशिंग कर दी और फिर उसके रफ करके चिकन मैश लगा के फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसी कुछ चिकन मैश रहती है। आपको ये चिकन मैश जहां जहां आप ये करोगे जरी, वहां वहां आपको ये चिकन मैश लगा के प्लास्टर करना है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी नेक्स्ट अगली चीज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जब भी आपको जो अपनी यूज़ करनी है, जो कंसील्ड पाइप रहेगी, कंडक्ट पाइप रहेगी, वो एक आईएसओ मार्क उस पर होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली आप कंडक्ट पाइप यूज़ नहीं करोगे तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आती है। जहाँ जैसे आप देख रहे हो, जो जब कंक्रीटिंग की जाती है, जो आपने कंडक्ट पाइप यूज़ की होती हैं, उसी के ऊपर से ट्रॉली चलती है कंक्रीट के लिए, उसी के ऊपर से लोग चलते हैं और वो पाइप दबती है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर माइक्रोन गॉज की यूज़ नहीं की गई है, अच्छी आईएसओ मार्क नहीं है, ब्रांडेड कंपनी नहीं है, तो वो टूट जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पैसे बचाते हैं। अगर फुल मटेरियल के साथ दिए ना, तो वो एक पाइप तो वाइट ही दिखेगी वो, लेकिन अगर वो उसकी थिकनेस उतनी नहीं होगी तो वो लोड नहीं ले पाएगी और टूट जाएगी। और जब कंक्रीट होगा उसमें कंक्रीट घुस जाएगा और वहां से कॉन्ट्रैक्टर हाथ खड़े कर देगा कि ये कंक्रीट वालों की गलती है, मैंने तो पाइप डाली थी। तो दिक्कत आपको रहेगी, फिर वो उसको तोड़ेगा, फिर उससे पाइप आपकी दीवार में बीम काटेगा, कॉलम काटेगा, वहां से घुसाएगा, यहाँ से कभी कभी बार कंसील्ड हो भी नहीं पाता है, बाहर से वो वायरिंग कर देते हैं। तो ये ध्यान आपको पहले ही देना है, कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ पहले ही समझा देनी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें समझा दो कि कहाँ कहाँ वायरिंग आने वाली है, कहाँ कहाँ आपको रखना है, और प्रॉपर डिसाइड कर लो पहले ही प्लान कि मेरे को यहाँ टीवी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ऐसे तो आर्किटेक्ट आपको इलेक्ट्रिक की ड्राइंग देता है, अगर वो नहीं देता है तो पहले आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर लो कि मेरे को यहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ यहाँ होना चाहिए, यहाँ इन्वर्टर की वायर, ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड आपको कर लेनी है। और देखो, जहाँ जहाँ फैन आता है उस फैन की पोजीशन को प्रॉपर फिक्स कर रखो, नीचे उसकी सैंड डाल दो। कई जगह सैंड लाउड नहीं होती है तो आप पेपर डाल सकते हो, सैंड से क्वालिटी ख़राब होती है, कंक्रीट ऐसा कहा जाता है, तो आप वहाँ पेपर डाल लीजिए। और पाइप मतलब इस तरीके से लगाइए कि जहाँ बेंड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाद में दिक्कत वो चीज़ को आ सकती है। दूसरी चीज़ आपको करने देनी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को कि कोई भी कंसील्ड कंडक्ट पाइप आप किसी बीम या कॉलम में डालो। और यहाँ देखो क्या किया, बीम के अंदर वो कंडक्ट पाइप डाल दिया, ये गलती है। यहाँ सरिया डालना चाहिए, वहाँ कंडक्ट पाइप डाल रहे हो तो वो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करने देनी है। एक ब्लंडर और सामने आप देख रहे हो, एक ही जगह पे आप देख रहे हो 6 से 7 पाइपें डाली हुई है, तो यहाँ कंक्रीट कहाँ से घुस पाएगा। तो कभी भी ऐसी प्लानिंग कभी नहीं करनी है इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप्स के लिए। आपको पहले ही उसको समझाना है कि बीच में कम से कम एग्रीगेट के जितना गैप होना चाहिए कि आपका कंक्रीट बीच में घुस सके। तो इधर वो गलतियां की गई है। यहाँ सामने आप देख रहे हो, एक ही जगह पे मतलब इतनी सारी पाइप इकट्ठी कर दोगे तो ये सेक्शन जो रहेगी हॉलो सेक्शन रहेगी, यहाँ कंक्रीट घुस नहीं पाएगा और यहाँ से स्लैब लीकेज के चांसेस भी होते हैं और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चीज़ें करनी है, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी देनी। और दूसरी चीज़ होता है जब स्टील बाइंडिंग हो रही है, देखो स्टील बाइंडिंग और कंडक्ट पाइप का पाइप सामने साथ ही काम चलता है। तो जो स्टील बाइंडिंग कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी समझा देना है कि कंडक्ट पाइप को सरिया घुसाने के लिए कभी कभी कंडक्ट पाइप निकाल देते हैं और बताते नहीं है, तो वो दिक्कत बाद में आती है क्योंकि कंडक्ट पाइप एक दूसरे से मिलती नहीं है। जब वायरिंग डाली जाती है तो वायर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती है, तो इससे भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं।
कितने स्क्वायर एमएम की वायर कहाँ आनी चाहिए, ज़्यादा जॉइंट्स आपको वायर में नहीं रखने हैं, जो सॉकेट यूज़ करने हैं वो प्रॉपर यूज़ करने हैं, ये चीज़ें पहले ही डिसाइड होती है। ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपनी आरसीसी या फिनिशिंग की आइटम पे ध्यान नहीं देना है। तो इलेक्ट्रिक इस चीज़ों पे भी ध्यान दोगे तो आपका घर सेफ रहेगा, नहीं तो बाद में शॉर्ट सर्किट होगा, काफ़ी दिक्कतें आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जो अर्थिंग है, मैं देखता हूँ नॉर्मल अर्थिंग लोग अपने घर में करवाते हैं, अर्थिंग प्रॉपर से करवाओ। जो अर्थिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है, पूरा कोल वगैरह वो सब जो प्रोसीजर रहता है, अगर आपको नहीं पता है कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा, वो डाल के अर्थिंग करो, क्योंकि अर्थिंग से भी काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। तो पहला काम फाउंडेशन में ही अर्थिंग कर लो, उसके बाद स्लैब में ध्यान दो कंडक्ट पाइप का, फिर वायरिंग का, सॉकेट का, ड्राइंग का, हर चीज़ का ध्यान दो, तो एक प्रॉपर घर आपका बनेगा। एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम अर्थिंग नहीं करवाते हैं। काफी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, और कईयों को पता भी होता है, लेकिन आपका ठेकेदार या आप खुद ही ध्यान नहीं दोगे कि अर्थिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाइप अर्थिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, वो अच्छे से परफॉर्म करती है, और 20 से 30 साल आपकी अर्थिंग को कुछ नहीं होता है।